हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, हेल्दी फिट फाइन। उम्मीद यही करूँगी बढ़िया होगे, फर्स्ट क्लास होगे और हैप्पी भी होगे, और होना भी चाहिए। हमारा मैथ्स पेडागोजी का सिलेबस इस वीक कंप्लीट जो हो रहा है। न्यू लर्नर हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट्स और नोटिफिकेशन क्लासेस के आप तक पहुंचते रहे और आप कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं कर दें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। किया ना? चलो बढ़िया है। और एक और बात, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलती हैं। रात को 8 बजे सीटेट की होती हैं और शाम को 6 बजे एलटी ग्रेड की होती हैं। और एक और बात, न्यू लर्नर्स आपको बता देती हूँ, हम ऑलरेडी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एंड इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। और वो सारी क्लासेस जितनी भी थी अब तक, एक्चुअली जितनी भी सीटेट की क्लासेस हुई हैं, चाहे सीडीपी की हों, चाहे इंग्लिश पेडागोजी, चाहे मैथ्स, सारी क्लासेस पेपर 1-2 दोनों के लिए हैं। तो टेंशन ख़त्म, चाहे प्राइमरी की कर रहे हो तैयारी या जूनियर की, सिलेबस सारा कवर अप होगा। और इस बार तो हमें सीटेट में अच्छा स्कोर लाना ही है, अच्छे स्कोर से क्वालिफाई करेंगे। तो प्रीवियस क्लासेस कोई मिस हो गई हो, न्यू लर्नर हो, नहीं देखी हो, कोई बात नहीं, सारी क्लासेस ना आपको ग्रेट डोर पे मिल जाएंगी। आज से पहले भी जितनी क्लासेस हुई हैं आपकी, चाहे सीडीपी हो, इंग्लिश हो, सबकी प्लेलिस्ट आपको ग्रेट डोर पे मिल जाएगी। और प्लीज़ क्लासेस अटेंड कर लीजिए। हर एक टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक। तो किसी टॉपिक को, किसी थ्योरी को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। सीटेट को भी देखो, अब हल्के में मत लो, सीटेट को हल्के में नहीं लो। काफ़ी लोग हल्के में ले लेते हैं, बट हल्के में लेने वाला नहीं रह गया सीटेट। उनसे पूछो जिनका अभी तक नहीं हुआ, कितनी बार देने के बाद भी। देखो, ज़रूरत क्या है चीज़ों को समझने की, रट्टाबाजी की नहीं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना पेडागोजी की, वैसे तो कुछ भी हमें नहीं रटना, चाहे कंटेंट हो चाहे पेडागोजी, हर एक टॉपिक को, चाहे कंटेंट या पेडागोजी का, हमें समझ के चलना है। रट्टाबाजी का यहाँ कोई काम नहीं है। और अगर हम पेडागोजी की बात करें, कई बार क्या होता है ना, सारे ऑप्शन ही ना सही होते हैं और हमें बेस्ट वन सेलेक्ट करना होता है। बट अगर हम चीज़ों को समझेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो हम आंसर भी नहीं दे पाएंगे। और गेस करके लगाना तो भाई एक लक वाली बात हो जाती है। तो लक के भरोसे ही सिर्फ ऐसे रहना सही नहीं है, मेहनत कर लो। और कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। बाकी तैयारी तो हम ग्रेड डोर पे कर रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। चलो, जैसा आप लोग की डिमांड होगी उस हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे। ईवीएस या साइंस पेडागोजी, या फिर ईवीएस साइंस में से किसी का कंटेंट, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी प्रीवियस क्लासेस देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड है। तो मैथ्स पेडागोजी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्लासेस 1 और 2 दोनों के लिए चल रही है हमारी, और काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। देखते हैं, आज सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है 3D टीचिंग एड्स, यानी आपका 3 डायमेंशनल टीचिंग एड्स। देखो, 3D टीचिंग एड्स जो होते हैं ना, बहुत कमाल के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इससे ना बच्चे कॉन्सेप्ट को ना काफ़ी आसानी से समझ लेते हैं। क्योंकि ये क्या होता है ना, कॉन्क्रीट मटेरियल होता है, बच्चे से देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। फ़न वे में लर्निंग होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे है ये, और बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। इससे क्या होता है ना, एकदम स्ट्रेस फ्री लर्निंग होगी, एकदम जॉयफुल होगी। बच्चा क्लास में बोर नहीं होगा, इंटरेस्ट लेगा, वेट करेगा आपकी क्लास में आने का। मोस्टली बच्चों को मैथ्स से डर होता है, फोबिया होता है मैथ्स का। तो हमें उस फोबिया को टाटा बाय बाय करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एज अ टीचर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, बच्चों को एक्सप्लोर करने का पूरा मौका देना है, बंदिशें नहीं लगानी। एक्टिविटीज़ प्लान करिए, करिकुलम, हर चीज़ बच्चे की एज के अकॉर्डिंग आपको प्लान करनी है। और अलग अलग एक्टिविटीज़, ग्रुप एक्टिविटीज़ हो गई, ये सब करानी है। और ये जो कॉन्क्रीट और ये जो मैं 3D टीचिंग एड्स की बात कर रही हूँ, इसमें आ जाती है जैसे आपकी कोन हो गई, बर्थडे कैप होती है, उसको आप स्कूल में ला सकते हैं, क्यूब हो गया, और काफ़ी सारे कंक्रीट ऐसे मटेरियल हो गए जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जिसकी हेल्प से बच्चा चीज़ों को बहुत आसानी से समझ लेता है। एजुकेशनल गेम्स ऐसे होते हैं, ज्योमेट्री के काफ़ी सारे ऐसे मॉडल होते हैं जो बच्चे को चीज़ों को समझने में हेल्प करते हैं। स्पेशली मैं कहूँ, लर्निंग बाय डूइंग जो होती है ना, वो बेस्ट होती है। जब बच्चा खुद से कुछ करके सीखता है, एक्सप्लोर करके सीखता है, वो ना लर्निंग बेस्ट होती है। तो हमें मौका देना चाहिए कि बच्चा भाई जितना एक्सप्लोर करना चाहे कर ले। कोई मन में डाउट हो तो बच्चा आपसे पूछ ले, डरे ना कि मैंने पूछ लिया तो मेरी तो पड़ जाएगी डांट, या फिर मैम क्या कहेंगी कि देखो तुम्हें ये भी नहीं आता, तो देखो वो चीज़ नहीं करनी।
एक ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है कि बच्चा अच्छे से एक्सप्लोर करे, अगर कोई कन्फ्यूज़न है या कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपसे डिस्कस करे, आपसे शेयर करे। और फिर से कह रही हूँ, टीचिंग एड्स जो होते हैं ना काफ़ी कमाल के होते हैं। ये होते हैं किस लिए, लर्निंग को, कॉन्सेप्ट को ईजी बनाने के लिए, क्लियर, ताकि बच्चा ईजिली चीज़ों को समझ सके, वो ज़रूरी है। तो 3D टीचिंग मटेरियल्स जो होते हैं आपके, ये वो टीचिंग मटेरियल्स होते हैं, ये टीचिंग एड्स होते हैं जो बच्चा क्या करता है, छू सकता है, देख सकता है। ये प्रमोट करते हैं लर्निंग बाय डूइंग को। क्लियर है? चलो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ज्योमेट्री मॉडल्स जो आप जानते हैं होते हैं, आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, इसकी हेल्प से बच्चे फेसेस हैं, एजेस हैं, ये सब चीज़ें बच्चे सीखते हैं। देन अबेकस, अबेकस मैंने प्रीवियस क्लास में बनाया था, काफ़ी सुंदर सा अबेकस बनाया था, जिसकी हेल्प से क्या होता है, बच्चे प्लेस वैल्यू हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। याद है ना मेरा प्यारा अबेकस जो मैंने बनाया था? किसे किसे याद है बताओ, किसे किसे याद है मेरा अबेकस? पेन ले लेती हूँ और चलो एक रफली अबेकस बना। ये क्या लगता है, मेरा पहले ही लाइन ली हुई है, रुक जाओ, ज़्यादा ही सुंदर बन रहा है, रुक जाओ। चलो ये है हमारा प्यारा अबेकस। रफली डायग्राम है इस तरीके से। इसमें क्या होती है, रॉड होती है जिसमें होते हैं बीड्स। बीड्स यानी हो गए आपके मोती, आपके प्यारे प्यारे मोती होते हैं इसमें, जैसे ये। और अलग अलग कलर्स के होते हैं। इससे क्या बच्चा कलर्स भी पहचानना सीखता है। साथ ही साथ क्या होता है, बच्चा एडिशन भी सीख रहा है, प्लेस वैल्यू भी सीख रहा है, और क्या सीख रहा है, सब्ट्रैक्शन भी बच्चा सीख रहा है। सिर्फ वंस, वंस टेंस, वंस टेंस, 100 ऐसे करके भी सीखेगा। कलर पहचानना भी सीखेगा। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ ये 4 कलर होते हैं, और भी कलर्स होते हैं। और साथ में बच्चा क्या है, सब्ट्रैक्शन भी सीखता है। तो काफ़ी कमाल का अबेकस है, मुझे तो बहुत पसंद है। फ्रैक्शन किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिज़्ज़ा मॉडल हो गए ताकि एक्सप्लेन कर सके फ्रैक्शन, जैसे कि देखते हैं, जैसे जैसे जैसे। वैसे तो पिज़्ज़ा के नाम पे काफ़ी सारे बच्चों को भूख लग गई होगी, है ना? किस किस को भूख लग गई है? ये हमारा बड़ा वाला पिज़्ज़ा है। तो अलग अलग फ्रैक्शन सिखा सकते हैं, जैसे जैसे जैसे। इतना हिस्सा जो हो गया, ये कितना हुआ, हाफ पार्ट हो गया ये, है ना? ये कितना हो गया पार्ट, इतना जो है ये हो गया 1/3, है ना? तो इस तरीके से क्या है, आप बच्चे को सिखा सकते हैं। हाफ हाफ, देन आपका 1/3, 1/4, कितना मतलब डिवाइड करना, ये सारी चीज़ें आप बच्चे को सिखा सकते हैं। क्लियर है? क्लॉक मॉडल हो गया टाइम दिखाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, कॉन्क्रीट मटेरियल हो गया आपके, 3D डायमेंशनल हो गया, मतलब 3 डायमेंशनल मॉडल हो गए, टीचिंग एड्स हो गए, काफ़ी हेल्पफुल है। और बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट भी लेगा, और मज़े मज़े में, गेम गेम में बच्चा सब सीख जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्या है हमारा, पिज़्ज़ा को इग्नोर मारिएगा, कोई बात नहीं, ज़्यादा सुंदर पिज़्ज़ा नहीं था हमारा, बट हमने रफली डायग्राम बनाया था ताकि आप लोग को ज़्यादा पिज़्ज़ा खाने का मन ना कर जाए। चलो वापस क्लास पे आते हैं हम। टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की टॉल शेप क्या है? मैथ्स ग्रो इन अ स्पायरल एंड स्टेप बाय स्टेप वे। मैथ्स कैसे ग्रो होती है, स्पायरल में, बट स्टेप बाय स्टेप में होती है। जैसे कि होती है एक सीढ़ी, एक लेडर। क्या होता है, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमें पहले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें आना चाहिए। पेन और प्लीज़ नोट साथ साथ बनाते चलना, वरना फिर कहोगे मैम कन्फ्यूज़न हो गई। ये है हमारी सीढ़ी। सीढ़ी के एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। देखो, जब तक पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे दूसरी कैसे चढ़ोगे, दूसरी नहीं चढ़ोगे तो तीसरी कैसे चढ़ोगे। स्टेप बाय स्टेप जो है ये एक प्रोसेस है, कह सकते हो। मैथ सीखनी है तो हर एक स्टेप क्लियर होना चाहिए। इस पे आपको चढ़ना ही पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, या यहाँ तक पहुँचना है तो पहले ये चीज़ क्लियर आपको होनी चाहिए। एवरी न्यू कॉन्सेप्ट इज़ बिल्ड ऑन द प्रीवियस वन। हर एक नया कॉन्सेप्ट जो होता है कैसे बिल्ड होता है, पहले प्रीवियस वन जो होगा इससे पहले वाला आपको क्लियर होना चाहिए, आपको आना चाहिए। जैसा कि पहले आपको काउंटिंग आनी चाहिए, जब काउंटिंग आएगी तभी तो एडिशन आएगा, उसके बाद ही तो मल्टीप्लिकेशन आएगा, और उसके बाद ही आप पहुँचोगे अलजेब्रा तक।
क्लियर है या नहीं है बताओ मुझे, जल्दी बताओ। हर एक कॉन्सेप्ट उससे पहले वाले कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन पे खड़ा है। नींव पक्की नहीं होगी तो आगे चीज़ें कैसे होंगी बताओ। तो जब तक काउंटिंग नहीं आएगा, 1 2 3 नहीं आएगा तो एडिशन तक कहाँ पहुँचोगे, फिर एडिशन नहीं आएगा तो कहाँ ही मल्टीप्लिकेशन और फिर कहाँ ही अलजेब्रा। तो ये एक सीढ़ी की तरह हर एक स्टेप आपको चढ़ना है, तो भाई नीचे का स्टेप भी पक्का होना चाहिए। जब तक ये सीढ़ी मजबूत नहीं होगी आप यहाँ नहीं पहुँच पाओगे। क्लियर है? चलो। इट्स लाइक अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की तरह है। इफ़ द लोअर फ्लोर्स आर वीक द अपर फ्लोर्स कैन नॉट स्टैंड। भाई अगर नीचे का फ्लोर ही कमज़ोर है तो ऊपर वाला जो होगा वो भी क्या होगा, कमज़ोर ही होगा। वहाँ कहाँ आप खड़े हो पाएंगे। क्लियर है या नहीं बताओ। क्लियर है इतनी बात? कोई कन्फ्यूज़न, डाउट? क्लियर है यहाँ तक? तो एक बिल्डिंग की तरह होता है ये। जब तक नीचे वाला फ्लोर मजबूत नहीं होगा आप कहाँ ऊपर खड़े होंगे। जब तक नीचे की सीढ़ी आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, नेक्स्ट जो सीढ़ी है वो आप कैसे चढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो। अब बारी आ जाती है आपके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। ये रिवाइज्ड वाली है। बेंजामिन ब्लूम जो है उन्होंने डिवाइड किया था लर्निंग को कुछ लेवल्स में, सिंपल से हायर की ओर, है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग में। तो ये आ जाता है, इसमें आ जाता है आपका रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो चलो वन बाय वन हम ये सब देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका रिमेंबरिंग। इसमें क्या है, जैसे लर्निंग टेबल्स और फार्मूला आप लर्न कर रहे हैं, पहले टेबल्स क्या है, फार्मूला क्या है। देन चीज़ों को समझ के नोइंग द एरिया मीन्स, इसमें क्या है, अब आप समझ रहे हैं कि भाई एरिया का मतलब हो गया जो भी स्पेस टोटल कवर्ड है। अब आप उसको अपनी रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आपने कारपेट का एरिया जो है वो फाइंड किया। देन एनालाइजिंग, ब्रेकिंग अ वर्ड प्रॉब्लम, कोई वर्ड प्रॉब्लम है जैसे आप उसको देख रहे हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ वन साइड इज गिवन, हाउ टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो एनालाइज करना। देन आ जाता है आपका एवेल्यूटिंग, डिसाइडिंग विच मैथड इज करेक्ट एंड वाई, डिसाइड करना कि भाई कौन सा मैथड सही है और क्यों है। देन आ जाता है आपका क्रिएटिंग, मेक देयर ओन प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बास्केटबॉल ऑफ योर स्कूल। तो ये हो जाती है आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ये चीज़ समझने वाली है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और डिटेल में हमने ये इंग्लिश पैडागॉजी में भी करी है, एक बार सीडीपी में भी मैंने करी है, करवाई है। तो एक बार आप प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा, ग्रेड डोर पे ही आपको मिल जाएगी। डिटेल में मैंने ये चीज़ समझाई है एग्जाम्पल्स के साथ, तो प्लीज़ क्लास अटेंड कर लीजिएगा। क्लियर है ना यहाँ तक। क्रिएटिंग में क्या हो रहा है, बच्चा खुद ही वही अपनी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व भी कर लेगा कि भाई प्रॉब्लम हो गई, एक निकाल रहा है कि भाई कितना कॉस्ट, कितना खर्चा हो रहा है अगर बास्केटबॉल ग्राउंड जो है आपके स्कूलों से पेंट किया जाए। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर से कह रही हूँ, डिटेल डिस्कशन हम ऑलरेडी सीडीपी में और इंग्लिश में भी हमने किया, इंग्लिश पैडागॉजी क्लास में। आप एक बार क्लास अटेंड कर लीजिएगा और ये सब आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। और प्लीज़ फिर से कह रही हूँ, क्लासेस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं भूलिएगा और क्लास अटेंड कर लीजिएगा। आपको ग्रेड डोर पे मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट सीडीपी की, उसमें भी ये डिटेल डिस्कशन किया है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। टीचर आस्क वन चॉक कॉस्ट 6 रुपीज़, इफ 15 चॉक्स आर यूज इन 10 days, हाउ विल बी स्पेंड इन अ मंथ, हाउ मच विल बी स्पेंड इन अ मंथ। अगर एक चॉक जो है उसका कॉस्ट है 6 रुपीज़, 15 चॉक जो है वो 10 days में इस्तेमाल हो रही हैं, तो भाई कितना स्पेंड होगा पूरे महीने में। तो ये क्या हो गया, अप्लाई भी हो गया और एनालाइज लेवल भी हो गया। क्लियर है? चलो। अब बारी आ जाती है असेसमेंट टूल्स की। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, FA और SA, जो हम स्कूल एग्जाम्स में देते थे, याद है ना। FA जो होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये होते हैं लर्निंग के दौरान, और समेटिव असेसमेंट होते हैं जब लर्निंग हो जाती है कंप्लीट, फुल सिलेबस कंप्लीट। फाइनल एग्जाम जो होते हैं एंड टर्म एग्जाम्स, वही होते हैं आपके समेटिव असेसमेंट। तो बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, तो 2 टाइप्स के असेसमेंट से पता कर सकते हैं। एक होता है लर्निंग के साथ, जब आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, ड्यूरिंग लर्निंग होगा, बच्चा कुछ सीख रहा है जब, और एक होता है आफ्टर लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो लर्निंग होगा, जैसे ओरल क्वेश्चन हो गए, वर्कशीट हो गई, कोई डिबेट हो गया, कोई क्विज हो गए, ग्रुप एक्टिविटीज़ हो गई, ग्रुप प्रोजेक्ट हो गए, इन सब के ज़रिए हम पता करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा और बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है या कितना सीखने की ज़रूरत है। ये देखिए, क्विज़ हो गया, मैथ क्विज़ हो गया, वो करा लिया। इससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि हमें बच्चे को और
कौन सी एक्टिविटीज़ से कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही तो हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू, या कैसे करिकुलम में चेंज लाया जाए, और कौन से टीचिंग मटेरियल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स या एड्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि बच्चा चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सके और अप्लाई भी कर सके। देखो ज़रूरी सिर्फ ये नहीं है बच्चा जो है उस चीज़ को समझ लिया हो गया, साथ में बच्चा अप्लाई भी करे रियल लाइफ में, वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो देन अब बारी आ जाती है आपके सबमिटिव असेसमेंट की। ये होता है लर्निंग के बाद। एफ तो हम देखते हैं ना, FA1, FA2, FA3 फुल ईयर होता रहता है। FA फॉर्मेटिव असेसमेंट 20 मार्क्स के होते हैं, बट जो आपका सबमिटिव होता है ये होता है भाई पूरा सिलेबस आता है। एंड टर्म एग्जाम और यूनिट टेस्ट हम इसको बोलते हैं, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम्स जो होते हैं आपके। अब बारी आ जाती है इसके एग्जाम्पल की, जैसे ज्योमेट्री टेस्ट विथ फिगर। देखो प्रॉपर जो होता है ना ये क्वेश्चन पेपर होता है पूरा सिलेबस कवर अप कराने के बाद। पूरा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाता है तब होता है। पहले क्या होता था, पूरे साल का सिलेबस जो होता था ना वो फाइनल एग्जाम में आता था। अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब क्या होता है, हाफ सिलेबस हो जाता है, देन सबमिटिव असेसमेंट 1 हो जाता है, देन बाकी का हाफ होता है तो वो ऐसे आपका 2 हो जाता है। बट पहले क्या होता था ना, जब मैं मतलब बाद में तो यही होता था, जब आई थिंक 7th के बाद 8th के बाद, बट पहले क्या होता था पूरे साल का एक साथ आता था, बहुत लोड हो जाता था। पढ़ते थे रात रात तक, कोचिंग ट्यूशन्स पढ़ाई जाती थी। हमारी मैम तो पता है जाने ही नहीं देती थी, नेबर में ही थी, पढ़ाती थी, 10 बजे तक बिठा के पढ़ा रही हैं। नहीं जाओ तो घर से ले जाती थी, तो भाई छुट्टी मारने का भी कोई ऑप्शन नहीं होता था। इतना भी नहीं होना चाहिए। खैर अब बारी कर लेते हैं हम लर्निंग डिसऑर्डर की। और जैसे आपका डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलैक्सिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलते ही हैं। तो डिसकैलकुलिया जो हो गया वो मैथ्स में काफ़ी मेन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, बच्चों को दिक्कत होती है नंबर में, है ना, कॉन्सेप्ट समझने में। नंबर्स में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, बच्चा नंबर उल्टे लिखता है, उल्टे पढ़ता है, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है जो क्रिएट करता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम। नंबर सेंस में हम कह सकते हैं बच्चा नंबर पहचानने में गड़बड़ करता है। इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। नंबर्स जो हैं, टेबल्स जो हैं, उसे याद रखने में दिक्कत होती है। बच्चा कैलकुलेशन में मिस्टेक्स कर लेता है, भाई 7+5 भी कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी। राइट और लेफ़्ट में जैसे 21 को 12 पढ़ लिया या 12 लिख दिया। शेप्स पैटर्न समझने में भी दिक्कत होती है। टाइम मनी का कॉन्सेप्ट है उसे समझने में भी दिक्कत होती है। क्लियर है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में ये जो डिस्कैलकुलिया है काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर किसी बच्चे को नंबर्स में दिक्कत हो रही है तो वो कौन सा होगा, तो वो होगा आपका डिस्कैलकुलिया, अगर नंबर को लेके बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। फिर आ जाता है डिसलैक्सिया। ये रीडिंग डिसऑर्डर है, ये रीडिंग डिसऑर्डर है और इससे रिलेटेड भी कई बार देखने को मिला है हमें क्वेश्चन। इससे क्या होता है, ये मैथ्स में क्यों दिक्कत दे रहा है, क्योंकि अब प्रॉब्लम है, पढ़ने में दिक्कत है, कैसे पढ़ोगे, एग्ज़ाम टाइम है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब आप सही से चीज़ पढ़ोगे नहीं तो फिर सॉल्व कैसे करोगे। अब आपको पढ़ने में ही अगर दिक्कत हो रही है कि लिखा क्या है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, नोट पढ़ा ही नहीं, आंसर, कई बार क्या होता है ना सीटेट में बच्चे गलती कर देते हैं, क्वेश्चन में नोट नहीं पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रही उन्हें डिसलेक्सिया है, बट जल्दबाजी में ऐसा होता है। बट डिसलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, सही से चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहा है। जब पढ़ नहीं पाएगा तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगा। तो क्या ये इनडायरेक्ट जो है ना इसका इफेक्ट मैथ्स पे होता है आपकी डिसलेक्सिया का। फिर से कह रही हूँ, डिसकैलकुलिया हो गया आपका नंबर से रिलेटेड और डिसलेक्सिया हो गया आपका रीडिंग से रिलेटेड। रीडिंग डिसऑर्डर है, बच्चे को दिक्कत होती है प्रॉब्लम्स को समझने में। मैथ वर्ड प्रॉब्लम है, लिखी हुई है, बच्चा सही से पढ़ नहीं पाएगा, नंबर सही से रीड नहीं कर पा रहा है। डिसकैलकुलिया नंबर वाली चीज़, सही से चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहा है, क्या हो गया आपका डिसलेक्सिया हो गया। क्लियर है? चलो फिर आ जाता है आपका डिस्ग्राफिया। इसमें क्या है, बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है, तो ये क्या है, एक राइटिंग डिसऑर्डर है। डिफ़िकल्टी इन राइटिंग नंबर्स करेक्टली इन मैथ्स। इसमें क्या होता है, सही से बच्चा नंबर्स सही से नहीं लिख पाता। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, 21 की को 12 लिख दिया, है ना। और डिसकैलकुलिया में बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, चीज़ों को समझने में दिक्कत हो रही है। जो 21 और 12 मैंने आपको बोला, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मतलब रीडिंग वाला वो था, बट नंबर्स पढ़ने में बच्चे को दिक्कत हो रही है, तो वो डिसकैलकुलिया होगा। फिर से बता रही हूँ, डिसकैलकुलिया में बच्चे को टेबल्स याद करने में, नंबर्स याद करने में दिक्कत हो रही है। याद करने में मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये 21 और 12 का, बच्चे को नंबर्स में कन्फ्यूज़न हो रही है, याद करने में दिक्कत हो रही है।
इसमें पढ़ने में, जैसे कि अभी लिखा है मेनली आ रीडिंग डिसऑर्डर, अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिया होगा तो ये गलत पढ़ेगा तो गलत समझेगा और फिर सॉल्व भी गलत करेगा, ये डिसलेक्सिया हो गया। डिस्ग्राफिया में आ जाता है नंबर, बच्चा जो है करेक्टली जो है उसे लिखने में दिक्कत होती है, जैसे 9 को लिख दिया 6। क्लियर है? अब बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक इतनी बात क्लियर हो गई? फिर आ जाता है आपका ADHD, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये क्या है? द चाइल्ड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली विच लीड टू केयरलेस मिस्टेक्स इन कैलकुलेशन। ADHD, इसमें क्या होता है, बच्चे का ध्यान जो होता है वो प्रॉपरली नहीं होता है ना। इस वजह से क्या होता है, कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है। जब गलत पढ़ोगे, आधा क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन आधा पढ़ोगे तो सॉल्व भी गलत ही होगा। तो ये हो गया आपका ADHD का एग्जाम्पल। क्लियर हो गई बात? फिर से बता रही हूँ, डिसकैलकुलिया, उसमें क्या आता, बच्चे को दिक्कत हो रही थी टेबल्स याद करने में, नंबर्स याद करने में, है ना। स्पेसिफिक ये कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें प्रॉब्लम होती है, नंबर सेंस से रिलेटेड। डिसकैलकुलिया में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है लेफ्ट और राइट में, शेप्स पैटर्न को भी समझने में दिक्कत हो रही है, टाइम मनी को भी समझने में दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई नंबर से रिलेटेड हो गया ना, टाइम भी और मनी भी हो गया या नहीं। नंबर से रिलेटेड हो गया आपका, मनी भी और समय भी, नंबर्स हो गए, टेबल्स हो गए। बच्चे को दिक्कत हो रही है इन सारी चीज़ों को समझने में, याद करने में दिक्कत हो रही है। डिसलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, जैसे ये अभी लिखा हुआ है, मेनली अ रीडिंग डिसऑर्डर बट इट ऑल्सो अफेक्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैथ प्रॉब्लम। अगर बच्चा सिर्फ क्या है, आधा पढ़ेगा चीज़ों को, तो आधा पढ़ेगा उतना ही समझेगा, गलत सॉल्व करेगा। तो ये हो गया डिसलेक्सिया, इनडायरेक्ट इसका इफेक्ट है मैथ्स पे। डिसग्राफिया में बच्चा क्या करता है, इसमें लिखने, ग्राफिया क्या है, राइटिंग का है। डिसकैलकुलिया नंबर, चीज़ों को समझने में, नंबर साइंस से रिलेटेड। डिसग्राफिया लिखने में, डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है, बच्चा इनकरेक्ट लिखेगा। ADHD क्या है, इसमें क्या होगा, बच्चे का जो ध्यान है वो प्रॉपरली नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, आधा पढ़ेगा चीज़ों को, ध्यान नहीं देगा, आधा क्वेश्चन पढ़ेगा तो क्या होगा, कैलकुलेशन कैसी होगी, वो भी गलत होगी, मिस्टेक्स होंगी। क्लियर है? चलो, टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर स्टूडेंट्स विद मैथ्स लर्निंग डिसऑर्डर। ये कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं कि उन स्टूडेंट्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, और नॉर्मली भी जिन्हें लर्निंग डिसऑर्डर हो, बट नॉर्मली भी हमें ये चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। जैसे हमें कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मेथड की ओर जाना चाहिए, जैसे पहले बीड्स, मोती हो गए, जिन मटेरियल्स को बच्चा छू सकता है, ब्लॉक्स, अबैकस, 3D मॉडल्स जो होते हैं, टीचिंग एड्स होते हैं, हमें उससे स्टार्ट करना चाहिए। देन हमें जाना चाहिए चार्ट की तरफ, डायग्राम की तरफ, देन हमें जाना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, यानी नंबर्स की ओर। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना चाहिए, ना कि एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। स्टेप बाय स्टेप हमें इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। ब्रेक अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर स्टेप। कोई भी दिक्कत हो, छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम उसे बांटते हैं ना, तो उसे समझने में और हल करने में आसानी होती है। रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस, टेबल्स को हमें रिवाइज करते रहना चाहिए। मैं तो अपनी छोटी सिस्टर है मेरी जो, तो उसको ही मैं कहती थी छोटे पे तो बहुत कि भाई टेबल याद करते रहो, रिवीजन करते रहो, वरना भूल जाओगे, बहुत ज़रूरी है। चाहे मल्टीप्लिकेशन, डेली यूज़ के लिए भी टेबल बहुत ज़रूरी है, तो आने चाहिए। आप विजुअल एड्स हो गए, नंबर लाइन, चार्ट, डायग्राम, इन सब का इस्तेमाल करिए। ज़्यादा से ज़्यादा देखो एक्टिविटीज़ कराओ, बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका दो, तो लर्निंग बाय डूइंग बेस्ट है, मैं पहले भी कह रही थी। और इनकरेजमेंट एंड पेशेंस होना चाहिए। ट्रीट मिस्टेक्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ नॉट पनिशमेंट। तो भाई ये लाइन तो मैं कई बार कह चुकी हूँ, कई बार मैं आप लोग को ये चीज़ बता चुकी हूँ कि मिस्टेक इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। तो मिस्टेक कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, मिस्टेक पॉजिटिव ही है। मिस्टेक हो रही है, इट मीन्स आप कोशिश कर रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो। जब तक आप कुछ करोगे नहीं तो गलती होगी नहीं। तो हमें मिस्टेक को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। मिस्टेक कर रहे हो कोई बात नहीं, बच्चे को हमें इनकरेज करना है, अप्रिशिएट करना है कि हाँ तुम कोशिश कर रहे हो, करते रहो, सक्सेस मिलेगी। तो मिस्टेक इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग, निगेटिव वर्ड नहीं है मिस्टेक। तो बस करो अब बार बार मिस्टेक को निगेटिव बोलना। मिस्टेक तभी होगी जब आप कुछ करेंगे, कुछ सीख रहे होंगे, तो पनिशमेंट नहीं देना, इनकरेज करो। पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। यहाँ तक बात क्लियर हुई तो बताओ, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? कन्फ्यूज़न है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ पूछेगा, और प्रीवियस क्लासेस प्लीज़ ज़रूर अटेंड करिएगा,
क्योंकि सारे टॉपिक और थ्योरी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलना। पीपीटी भी बनाने में देखो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो ये मत सोचा करो मैम तो आती हैं आधा घंटा पढ़ाया और चली जाती है, बहुत मेहनत लगती है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ भी समझ आता हो, क्लियर होता हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। स्टार्टिंग फेज़ है, मैं फिर से कहूँगी स्टूडेंट्स तक क्लासेस नहीं पहुँच पा रही हैं, तो प्लीज़ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करिए, ताकि बेनिफिट भी मिले और उन्हें भी हेल्प मिले। तो चलो, आज की क्लास यहीं तक होती है हमारी, और कल मिलते हैं और 2-3 क्लासेस और होंगी, देन आपका सीटेट मैथ पेडागोजी सिलेबस कंप्लीट। मिलती हूँ आपसे फिर कल वही 8 बजे सेम टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।